वो कागज। उस एक कागज ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरे 15 साल का घर, मेरे बच्चों का भविष्य, सब कुछ छीन लिया। और मैंने खुद अपने हाथों से उस पर दस्तखत किए थे। उस रात जब मैंने अपनी सास के सामने वो कागज पर कलम रखी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रही हूं। मेरे पति की मृत्यु के तीसरे दिन, जब उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, मेरी सास ने मेरे सामने एक कागज रखा और कहा, बहू, ये तो बस एक औपचारिकता है। परिवार की इज्जत के लिए दस्तखत करो। मैंने रोते हुए बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। 3 महीने बाद जब मुझे पता चला कि उस कागज में लिखा था कि मैं इस घर की, इस संपत्ति की, किसी भी चीज की हकदार नहीं हूं, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी देर नहीं हुई थी। मेरा नाम उर्वशी है, उर्वशी सिंह। आज से नहीं, बचपन से ही मेरे नाम के साथ सिंह जुड़ा था। एक गर्व, एक पहचान। पर जब आगरा के उस बड़े से हवेली नुमा घर में मेरी डोली उतरी, तो मेरा नाम बदल गया। बहू। बस बहू। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। घर में सब मुझे बहू ही बुलाते थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक भूमिका हूं। शादी हुई थी जून की तपती गर्मी में। 21 साल की थी मैं। अम्मा ने गहने पहनाए, बाबूजी की आंखें भर आईं, और मैं अपनी गुड़िया सी दुनिया छोड़कर उस अनजान घर में आ गई। राकेश, मेरे पति, बड़े अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। नर्म स्वभाव, मीठी बोली, हमेशा मेरा ख्याल रखते। पर घर में जो असली मालकिन थी, वो थी उनकी माँ, कमला देवी। कमला देवी। नाम में कमल था, पर स्वभाव में कोई कोमलता नहीं। लंबी, दुबली, तीखी नाक वाली, हमेशा सफेद साड़ी में लिपटी। जब वो बोलती थीं तो लगता था जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। उनकी आवाज में एक अजीब धार थी, ऊपर से मीठी, अंदर से जहर। पहले दिन से ही मुझे समझ आ गया था कि इस घर में उनकी मर्जी ही कानून है। राकेश के पिताजी, श्रीराम सिंह, बहुत पहले गुजर चुके थे। घर में बस कमला देवी, राकेश और उनके छोटे भाई सुरेश थे। सुरेश कुंवारे थे और माँ की आंखों के तारे। बहू, चाय में चीनी कम है। पहले ही दिन। बहू, रोटियां मोटी हैं। तीसरे दिन। बहू, तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? 5वें दिन। मैं चुप रहती, मुस्कुराती। अम्मा ने यही सिखाया था, बहू का धन सहना है। सो मैं सहती रही। साल भर में पहला बच्चा आया, बेटा। राकेश बहुत खुश हुए। नाम रखा आयुष। कमला देवी ने मुझे पहली बार शाबाश कहा, जैसे मैंने कोई काम किया हो, जैसे मैं उनकी नौकरानी हूं जिसने अच्छा काम किया। पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को सीने से लगाया और सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। 3 साल बाद बेटी आई, अनन्या। राकेश खुश थे, मैं खुश थी। पर कमला देवी के चेहरे पर एक उदासी आई जो उन्होंने छुपाई नहीं। लड़कियां तो पराया धन हैं, उन्होंने कहा था, और मेरा दिल टूट गया था। पर जिंदगी चलती रही। राकेश एक कपड़े की दुकान चलाते थे, बाप दादा का कारोबार। आगरा के सदर बाजार में सिंह क्लॉथ हाउस। 50 साल पुरानी दुकान। अच्छा खासा कारोबार था। घर बड़ा था, जमीन जायदाद थी। कमला देवी के नाम से भी कुछ संपत्ति थी, राकेश के नाम से भी। 15 साल बीते। मैंने इस घर को अपना बना लिया था। रंग रोगन किया, बगीचा लगाया, त्योहारों पर रौनक की। आयुष बड़ा हो रहा था, अनन्या पढ़ाई में तेज थी। राकेश और मेरे बीच एक अजीब सी समझ थी। वो बोलते कम थे, पर प्यार बहुत करते थे। फिर वो काली रात आई। मार्च का महीना था। राकेश को अचानक सीने में दर्द हुआ। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक, गंभीर। आईसीयू में रखा। 3 दिन मैं उस अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठी रही, हाथ जोड़े भगवान से दुआ मांगती रही। आयुष, 16 साल का, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठा रहा। अनन्या 14 साल की थी। वो बस रोती रही। चौथी रात राकेश चले गए।
प्यारे श्रोताओं, जो दर्द उस रात मैंने महसूस किया, वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। 15 साल का साथी, 2 बच्चों का बाप, मेरा एकमात्र सहारा, सब कुछ एक पल में चला गया। उस रात मैंने जितने आंसू बहाए, शायद पूरी उम्र में नहीं बहाए थे। घर में मातम था। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, दुकान के लोग आए। कमला देवी अजीब तरह से शांत थी। रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस एक कोने में बैठी रहीं, जैसे कोई हिसाब लगा रही हूं। तीसरा दिन था। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। मेरे मायके से अम्मा बाबूजी आए थे। मैं अंदर के कमरे में बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, आंखें सूजी हुईं। तभी कमला देवी कमरे में आई। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। बहू, उन्होंने कहा। आवाज बहुत शांत थी। एक काम करना है। मैं उन्हें देखती रही। ये कागजात हैं, राकेश की संपत्ति के बारे में। तुम्हें बस दस्तखत करने हैं। मैंने सोचा, शायद कोई बैंक का काम होगा, बीमा का काम होगा। मैं दिमाग की हालत में नहीं थी। 3 दिन से सोई नहीं थी, खाना नहीं खाया था। क्या है इसमें? मैंने धीरे से पूछा। बस एक फॉर्मेलिटी है। परिवार की संपत्ति परिवार में ही रहे, इसके लिए। तुम तो जानती हो, बाहर वाले ताक में रहते हैं संपत्ति के लिए। मेरे दिमाग में उनकी बात समाई। बाहर वाले, यानी मेरे मायके वाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पहले से ही सास बहू का रिश्ता इतना करवा था। राकेश नहीं रहे, अब तो और भी अकेली हूं। इन्हें ही सहारा है मुझे। दस्तखत कर दो बहू, राकेश के नाम की, शांति के लिए। राकेश के नाम की शांति। इस एक वाक्य ने मुझे तोड़ दिया। मैंने हाथ बढ़ाया, कागज लिए। बिना पढ़े, क्योंकि आंखों में इतने आंसू थे कि अक्षर दिखते नहीं थे, मैंने दस्तखत कर दिए, 3 जगह। कमला देवी ने कागज उठाए, एक पर मुझे देखा और चली गईं। मुझे उस वक्त क्या पता था कि जो मैंने हस्ताक्षर किए हैं, वो मेरे घर की, मेरे बच्चों के घर की, मेरे पूरे भविष्य की बलि थी। अगले हफ्ते धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातें। कमला देवी ने दुकान के मुनीम को बुलाया, अकेले, मुझे नहीं बुलाया। फिर एक दिन सुरेश, देवर, घर आए और सीधे अपने पुराने कमरे में चले गए। मुझसे कुछ नहीं पूछा। माँ, क्या सुरेश भैया यहीं रहेंगे अब? मैंने पूछा। हाँ, ये उनका घर है। माँ, दुकान का हिसाब किताब। राकेश के जाने के बाद मुझे भी तो जानना चाहिए कि तुम्हें क्या जरूरत है, उन्होंने काटा। सुरेश देखेगा, वो मर्द है। तुम बस घर संभालो। मेरे दिल में कुछ खटका, पर मैं अभी भी शोक में डूबी थी। 1 महीना बीता। फिर एक दिन हमारे पुराने पड़ोसी रमेश भैया घर आए। राकेश के मित्र थे। चाय पीते हुए बोले, उर्वशी भाभी, एक वकील से मिल लेना, राकेश जी की संपत्ति के बारे में। देर मत करना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बस मिल लेना, मैं और नहीं कह सकता। उस रात मैं सो नहीं सकी। अगले दिन मैं चुपचाप घर से निकली। रमेश भैया के बताए वकील के पास गई। अधिवक्ता श्रीकांत वर्मा, मध्यम आयु के, सफेद बालों वाले, शांत स्वभाव। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, उस कागज का जिक्र किया। उन्होंने एक पल रुककर पूछा, आपने क्या दस्तखत किए थे? मुझे नहीं पता, बिना पढ़े किए थे। श्रीकांत जी ने माथे पर हाथ रखा। उर्वशी जी, आप मुझे वो कागज ला सकती हैं? नहीं, वो माँ जी के पास है। क्या आपके पास कोई कॉपी है? नहीं। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा, एक काम करते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर चेक करते हैं। अगर उस कागज को रजिस्टर्ड करवाया गया है तो वहां कॉपी मिलेगी। हम गए और वहां जो मिला, वो देखकर मेरी सांसें रुक गईं। दस्तावेज का नाम था रिनाउंसमेंट डीड, त्यागपत्र। उसमें लिखा था, मैं उर्वशी, पत्नी स्वर्गीय राकेश सिंह, अपनी इच्छा से इस बात की घोषणा करती हूं कि मेरा राकेश सिंह की संपत्ति पर, चाहे वो स्थावर हो या जंगम, कोई दावा नहीं है और ना रहेगा। मेरे दस्तखत, मेरी मर्जी के बिना किए गए दस्तखत। मेरे बच्चों का घर, मेरा घर, सब कुछ चला गया।
श्रीकांत जी के दफ्तर में उस कागज की फोटोकॉपी मेरे हाथ में थी। मैं उसे देख रही थी। अपने ही हस्ताक्षर, अपनी ही तबाही का सबूत। हाथ कांप रहे थे। श्रीकांत जी पानी का गिलास लाए। पीजिए। मैंने पिया, पर गला सूखा का सूखा रहा। उर्वशी जी, घबराइए नहीं। ये दस्तावेज रजिस्टर्ड है। यही समस्या है, पर इसे चुनौती दी जा सकती है। कैसे? इसलिए कि ये आपसे धोखे से करवाया गया है। आप शोक में थी। आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई। और सबसे जरूरी, एक हिंदू विधवा का अपने पति की संपत्ति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी अधिकार है। ये अधिकार आप किसी दबाव में आकर यूं नहीं छोड़ सकती। तो फिर हमें लड़ना होगा। लड़ना। उस दिन तक मैंने कभी किसी से नहीं लड़ी थी। माँ से नहीं, बाबूजी से नहीं, सास से नहीं। हमेशा झुकी, हमेशा चुप रही। पर उस पल, उस कागज को हाथ में पकड़े, मेरे अंदर कुछ बदल गया। आयुष का चेहरा आंखों के सामने आया। 16 साल का मेरा बेटा और अनन्या, 14 साल की मेरी बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी। अगर मैं चुप रही तो इन बच्चों का क्या होगा? लड़ूंगी, मैंने कहा। श्रीकांत जी ने मेरी आंखों में देखा। शायद उन्हें मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं था। एक मध्यम वर्गीय विधवा औरत जो सारी जिंदगी घर में रही, क्या वाकई लड़ेगी? पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो पहले घर वापस जाइए। ऐसे जाइए जैसे कुछ पता नहीं है। कोई जाहिर मत होने दीजिए कि आप वकील से मिली हैं। घर में जो भी कागजात हैं, राकेश जी के नाम के, दुकान के, जमीन के, उन सब की एक एक कॉपी लेने की कोशिश कीजिए, चुपचाप। मैं घर लौटी। दरवाजे पर कदम रखते ही कमला देवी मिली। कहाँ गई थी? मंदिर। पहली बार मैंने उनसे झूठ बोला। उन्होंने एक नजर मुझे देखा, फिर चली गईं। मुझे लगा, क्या उन्हें शक हुआ? पर नहीं। वो तो इतनी आश्वस्त थीं कि बहू कभी कुछ नहीं कर सकती। उसी रात मैंने चुपके से राकेश के पुराने बक्से खोले। उनमें कुछ कागजात थे। दुकान के लाइसेंस, पुरानी रसीदें, एक पुरानी वसीयत। वसीयत देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। वसीयत राकेश ने 7 साल पहले लिखी थी। उसमें साफ लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरी पत्नी उर्वशी को और आधा मेरे दोनों बच्चों को बराबर बांटा जाए। मेरे नाम पर। पर यह वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी। और उस रिनाउंसमेंट डीड के बाद जो रजिस्टर्ड थी, ये वसीयत बेअसर हो जाती या हो जाती, मुझे नहीं पता था। मैंने वसीयत की फोटो मोबाइल से खींची और कागज वापस रख दिया। अगले कुछ दिन मैंने बड़े होशियारी से काम किया। दुकान पर जाने का बहाना बनाया। राकेश जी की कुछ चीजें लेने। वहां के मुनीम हरि प्रसाद जी पुराने आदमी थे। राकेश के साथ 20 साल से काम किया था। उन्होंने मुझे देखा, फिर इधर-उधर देखा। भाभी जी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आप सावधान रहिए, यहां कुछ हो रहा है। क्या? सुरेश बाबू ने परसों आकर कहा कि अब दुकान उनके नाम से चलेगी। मेरे से कहा कि आपसे कोई बात ना करूं। मेरा दिल धक से रह गया। हरिप्रसाद जी, दुकान किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? राकेश बाबू के नाम पर थी, पर अब मुझे नहीं पता। कोई कागज आया था हाल में नाम बदलने का। वो झिझके, फिर बोले, हाँ, 1 हफ्ता पहले माताजी और सुरेश बाबू आए थे। साथ में कोई वकील था। मुझसे दस्तखत करवाए। किस कागज पर? वो चुप हो गए। हरिप्रसाद जी, ये मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बताइए। उन्होंने एक लंबी सांस ली। दुकान के ट्रांसफर पेपर पर। अब दुकान सुरेश बाबू के नाम हो गई है। घर, जमीन के बाद दुकान भी। मैं बाहर आई। धूप तेज थी, पर मुझे ठंड लग रही थी। एक एक चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही थी, चुपचाप, शांति से, जैसे कोई जादू हो। उस शाम मैं फिर श्रीकांत जी के पास गई। सब बताया। उन्होंने कहा, उर्वशी जी, ये मामला सिर्फ एक रिनाउंसमेंट डीड तक नहीं रहा। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आपके पति के जाते ही, शायद पहले से प्लान करके,
सब कुछ आज से छीनने की कोशिश हो रही है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, 3 काम करने होंगे। पहला, रिनाउंसमेंट डीड को कोर्ट में चुनौती देंगे। आधार ये होगा कि ये फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस से करवाई गई है। दूसरा, दुकान के ट्रांसफर को भी चैलेंज करेंगे क्योंकि हरिप्रसाद जी गवाह हैं। तीसरा, आपके बच्चे नाबालिग हैं, उनके अधिकारों के लिए अलग से पिटीशन लगेगी। कितना समय लगेगा? ये आसान नहीं है, साल लग सकते हैं, पैसे भी लगेंगे। पैसे? मेरे पास क्या था? राकेश के जाने के बाद मेरे पास जो थोड़े गहने थे, माँ के दिए, शादी के, वही था। घर का खर्च तो कमला देवी देखती थी। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, श्रीकांत जी ने कहा। उर्वशी जी, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। ये केस जीतने पर जो मिलेगा उसमें से लेंगे, ये मेरा वादा है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। घर लौटते वक्त मैं सोच रही थी, कब से चल रहा था ये खेल? क्या कमला देवी ने पहले से सब सोचा था या राकेश के जाने के बाद मौके का फायदा उठाया? और तब मुझे याद आया, राकेश बीमार पड़े थे उससे 2 महीने पहले। एक बार हल्की फुल्की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, उर्वशी, माँ से थोड़ा संभल कर रहना, वो सुरेश के बारे में बहुत सोचती हैं। मैंने उस वक्त सुना था पर समझा नहीं था। क्या राकेश को पहले से अंदेशा था? उस रात मैंने आयुष को बुलाया, कमरा बंद किया, उसे सब बताया। 16 साल का मेरा बेटा, जो अभी बच्चा ही था, मेरी बात सुनता रहा। उसका चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल। माँ, दादी ने ऐसा किया? हाँ बेटा। पर क्यों? हम तो उनके परिवार हैं। मेरे पास जवाब नहीं था। माँ, हम क्या करेंगे? लड़ेंगे, कानूनी तरीके से। आयुष की आंखों में पानी था, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने कहा, माँ, मैं पढ़ूंगा, जल्दी बड़ा होऊंगा, आपके साथ हूं। मेरे बेटे ने उस रात मुझे संभाला था। अगले 2 हफ्तों में श्रीकांत जी ने तीनों याचिकाएं तैयार की। कोर्ट में केस दायर हुआ, नोटिस गया, कमला देवी के नाम। वो दिन याद है मुझे। नोटिस आया शाम को। डाकिया ने दरवाजा खटखटाया। कमला देवी ने खुद खोला, लिफाफा पकड़ा, नाम पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार मैंने कुछ और देखा, हैरानी, शायद डर भी। ये क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। बहू, ये कोर्ट का नोटिस है, ये तुमने भेजा है? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। 15 साल में पहली बार मैंने उन्हें सीधी नजर से देखा। हाँ माँ जी, भेजा है। उनका चेहरा बदल गया। वो कमला देवी, जो हमेशा ऊपर से शांत, नीचे से जहरीली रहती थी, उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब आपने मेरे बच्चों का घर छीनने की हिम्मत की, तो मेरी भी हो गई। वो कुछ देर खड़ी रहीं, फिर कमरे में चली गई। उसी रात सुरेश आए, लाल आंखें, तेज आवाज। भाभी, ये क्या तमाशा है? माँ ने सब बताया। तुमने कोर्ट में केस किया है? हाँ। बाहर निकलो इस घर से, अभी। मैं डरी नहीं। इससे पहले मैं डर जाती, पर उस रात नहीं। ये घर मेरे पति का था, मेरे बच्चों का हक है इस पर। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है क्या होगा? जो भी होगा देखा जाएगा। सुरेश गुस्से में निकल गए। उस रात तीसरी बार मैं ठीक से सोई नहीं, पर इस बार डर से नहीं। एक अजीब सी बेचैनी थी जो ताकत की तरह लग रही थी। अगले कुछ हफ्ते जहन्नुम की तरह थे। घर में जो माहौल था वो बयान नहीं हो सकता। कमला देवी मुझसे बोलना बंद हो गईं। खाना अलग पकता, खाना अलग होता। मेरे और बच्चों के कमरे की सफाई तक बंद कर दी। जो घर में काम करने वाली बाई थी, रमा, उसे भी कह दिया गया कि बहू के कमरे में मत जाओ। पर इससे भी बड़ी मुसीबत थी बच्चों का। आयुष स्कूल से लौटता तो घर का माहौल देखकर उदास हो जाता। दादी उससे भी बात नहीं करती थी। अनन्या तो बिल्कुल टूट गई थी। वो रात को रोती, मुझसे पूछती, माँ, दादी हमसे नाराज क्यों हैं? हमने क्या किया? क्या बताती मैं उसे?
बेटा, कभी कभी बड़ों की दुनिया में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझ नहीं आती। पर माँ, दादी को तो हम प्यार करते हैं, फिर वो ऐसा क्यों करती हैं? उस सवाल का जवाब लालच। सिर्फ लालच। पर एक बच्ची को ये कैसे समझाएं? उन दिनों मेरी अम्मा मेरे साथ रहने लगी। बाबूजी को स्वास्थ्य की दिक्कत थी, वो नहीं आ सके। पर अम्मा आई। उन्होंने घर का हाल देखा, मेरा हाल देखा। एक रात अम्मा ने मुझसे कहा, उर्वशी, मेरी बात मान, इस घर से निकल जा। माँ, बेटी, इज्जत का रोटी खाना इस तरह की बेइज्जती से बेहतर है। माँ, अगर मैं निकल गई तो ये लोग कहेंगे कि मैंने खुद घर छोड़ा। कोर्ट में ये मेरे खिलाफ जाएगा। अम्मा चुप हो गईं। मैं सही थी। श्रीकांत जी ने भी यही कहा था, जब तक केस चले घर मत छोड़िए, पोजेशन बहुत जरूरी है। सो मैं रुकी। उस जहर भरे माहौल में, उस घर में जहां हर रोज मेरी तौहीन होती थी, मैं रुकी। एक दिन कमला देवी के भाई आए, राम प्रसाद जी। तगड़े आदमी, रौबदार आवाज। उन्होंने मुझे बुलाया। बहू, ये केस वापस लो। क्यों लूं? क्योंकि परिवार में लड़ाई अच्छी नहीं लगती, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों का नुकसान तो तब हो गया जब उनका घर उनसे छीना गया। रामप्रसाद जी का रंग बदला। देखो बहू, समझदारी से काम लो। ये केस जीत नहीं पाओगी। देखती हूं। वो उठे। जाते जाते बोले, राकेश के बाद तुम्हें यहां कोई नहीं चाहता। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। ये सुनकर मन में एक तूफान आया। रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर चुप रही। रो तो रात को लिया, पर सुबह उठकर फिर खड़ी हो गई। उस दौरान एक और बात हुई जो मुझे अंदर तक हिला गई। राकेश के एक पुराने दोस्त मिले, विक्रम। उन्होंने एक बात बताई जो मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। उर्वशी भाभी, एक बात बताऊं? राकेश भाई एक बार मुझसे मिले थे, उनके जाने से 3 महीने पहले। उन्होंने कहा था, विक्रम, मुझे लग रहा है माँ और सुरेश कुछ कर रहे हैं। मेरे पीछे उर्वशी और बच्चों का ख्याल रखना। मेरा दिल रुक गया। राकेश को पता था? शायद अंदेशा था, पर वो माँ से बोल नहीं पाते थे। मेरे पति, जो इतने नर्म थे, जो माँ की बात टाल नहीं पाते थे, उन्हें भी एहसास था, पर वो कर कुछ नहीं सके। और मैं कर सकती थी। मैं करूंगी। कोर्ट की पहली सुनवाई की तारीख आई, केस दायर होने के 2 महीने बाद। उस सुबह मैंने पहली बार सफेद साड़ी नहीं पहनी, आसमानी रंग की साड़ी पहनी। राकेश को पसंद थी। श्रीकांत जी मिले बाहर। तैयार हैं? हाँ। कोर्टरूम में घुसते ही सामने कमला देवी और सुरेश दिखे, उनके वकील के साथ। कमला देवी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब मिश्रण था, नफरत और कुछ और। शायद पछतावा? नहीं, शायद नहीं। पहली सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं थी। दोनों तरफ से बेसिक दलीलें हुईं। जज ने कागजात देखे, तारीख दी। पर उस दिन एक बात हुई जो मैं नहीं भूल सकती। जब सुनवाई खत्म हुई और हम बाहर निकले, तो सुरेश मेरे पास आए। धीमी आवाज में बोले, भाभी, अभी भी वक्त है, केस वापस लो। हम तुम्हें हर महीने कुछ पैसे देंगे, बच्चों की पढ़ाई हम करवाएंगे। मैंने एक पल उन्हें देखा। सुरेश जी, आप मेरे पति के भाई हैं। कभी मैं आपको अपना देवर मानती थी, आज भी दिल में कोई नफरत नहीं है। पर जो मेरे बच्चों का हक है, वो मुझे मिलना चाहिए, खैरात नहीं। मैं मुड़ गई। उस दिन घर लौटते वक्त मेरे मन में एक अजीब शांति थी। डर नहीं था, थकान थी, पर वो थकान जो लड़ने से आती है, हारने से नहीं। पर जो आगे होने वाला था, वो मुझे पता नहीं था। उन्होंने एक और चाल चली थी, एक ऐसी चाल जो मैंने सोची भी नहीं थी। और वो चाल मेरे बच्चों को निशाना बनाती थी। उस चाल का पता मुझे तब चला जब आयुष एक दिन स्कूल से लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। रात को खाना नहीं खाया। मैंने दस्तक दी, बेटा, खाना खाओ। कोई जवाब नहीं। आयुष? फिर चुप्पी। मैंने दरवाजा धकेला, अंदर गई। आयुष बिस्तर पर लेटा था, मुंह दूसरी तरफ। बेटा, क्या हुआ?
वो पलटा। उसकी आंखें लाल थीं। माँ, स्कूल में बच्चे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारे घर में कोर्ट केस है। कह रहे थे कि हम अपनी दादी से लड़ रहे हैं पैसों के लिए। मेरा दिल डूब गया। किसने बताया उन्हें? विकास ने। उसके पापा जानते हैं सुरेश चाचा को। तो ये थी चाल। बच्चों को निशाना बनाओ, समाज में बदनाम करो। जब माँ को बच्चों की तकलीफ दिखेगी तो टूट जाएगी। मैंने आयुष को गले लगाया। बेटा सुनो, जो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है। हम पैसों के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे पापा ने जो छोड़ा था वो तुम्हारा है। क्या मुझे तुम्हारा हक छोड़ देना चाहिए? आयुष ने कुछ नहीं कहा। बेटा, नहीं माँ, नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। पर माँ, मुझे डर लगता है। किस बात का? कि कहीं हम हार ना जाएं और सब कुछ चला जाए, घर भी और आप भी थक जाएं। 16 साल का बच्चा, पर उसकी बातों में एक बुजुर्गियत थी जो देखकर दिल टूटता था। मां नहीं थकेगी, वादा है। पर सच ये था कि मैं थक रही थी। हर दिन उस घर में रहना, जहां हर कोना मुझे राकेश की याद दिलाता था, जहां कमला देवी की चुप्पी दीवारों में पसरी थी, जहां सुरेश की तिरछी नजरें मुझ पर होती थीं। वो थकान शब्दों से परे थी। अनन्या का मामला और भी संवेदनशील था। वो 14 साल की थी। लड़कियां इस उम्र में बहुत कुछ महसूस करती हैं, पर समझ नहीं पाती। वो स्कूल में चुप हो गई थी। टीचर ने नोटिस किया। एक दिन मुझे बुलाया। उर्वशी जी, अनन्या कक्षा में ध्यान नहीं देती। पहले बहुत होशियार थी। क्या घर में कुछ है? मैंने क्या बताती? थोड़ी तकलीफ है, जल्द ठीक होगी। घर लौटी तो अनन्या बरामदे में बैठी थी। उसके हाथ में उसके पापा की एक पुरानी तस्वीर थी। माँ, उसने कहा, पापा होते तो ये सब होता? नहीं बेटा, नहीं होता। तो पापा के जाने के बाद हम इतने अकेले क्यों हो गए? दादी, चाचा, सबने हमें छोड़ दिया। मैं उसके पास बैठ गई। उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। बेटा, कभी-कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें समझते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, पैसे कमाऊंगी, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरी 14 साल की बेटी। मेरी आंखें भर आईं, पर मैं रोई नहीं। उन्हीं दिनों एक और मोर्चे पर मुसीबत आई। मेरे मायके से खबर आई कि बाबूजी की तबीयत बिगड़ी है। माँ ने कहा, उर्वशी, एक बार आ जा। मैं जाना चाहती थी, पर घर छोड़ने का डर था। श्रीकांत जी ने कहा था, जाइए पर जल्दी लौटिए, 3-4 दिन से ज्यादा नहीं। मैं गई। 4 दिन बाद जब लौटी तो घर का ताला बदला हुआ था। दरवाजे पर खड़ी रही, घंटी बजाई। एक नई बाई ने दरवाजा खोला। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। कौन है आप? मैं इस घर की बहू हूं, अंदर जाने दो। माताजी ने कहा है कि हट जाओ। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर गई। कमला देवी बैठक में थी। माँ जी, ताला क्यों बदला? घर की सुरक्षा के लिए। मेरे कमरे का सामान? जहां है वहीं है। और बच्चे? आयुष, अनन्या स्कूल में हैं। मैं अपने कमरे में गई। सामान था, पर कुछ चीजें गायब थीं। एक छोटी सी अलमारी जिसमें मैंने राकेश के कुछ कागजात की फोटोकॉपियां रखी थी। वो अलमारी खुली थी। कागजात गायब थे। घबराहट में मोबाइल उठाया, श्रीकांत जी को फोन किया। वो कागजात जो मैंने मोबाइल में फोटो खींचे थे, फोन में है ना? हाँ। तो चिंता मत कीजिए, मूल कागजात वैसे भी रजिस्ट्री ऑफिस में हैं, वो नहीं मिटा सकते। पर एक और चीज थी जो गायब थी। राकेश की वसीयत। वो जो रजिस्टर्ड थी, पर थी तो राकेश के हाथ की लिखी। वो कागज नहीं मिला। मैं समझ गई, कमला देवी ने छुपा लिया या नष्ट कर दिया। पर मैंने उसकी फोटो ली थी, वो मेरे फोन में थी। श्रीकांत जी ने कहा, फोटो से भी काम चलेगा, पर हस्तलेखन विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी, ये साबित करने के लिए कि ये राकेश जी की लिखाई है। एक और मुश्किल, एक और रास्ता।
उन दिनों एक शख्स और था जो मेरी जिंदगी में आया और जिसके बारे में मुझे आज भी मिश्रित भावनाएं हैं। राकेश के दूर के रिश्तेदार अमित सिंह, 30-32 साल के, आगरा में ही रहते थे। एक बार राकेश के साथ मिले थे, कुछ पारिवारिक समारोह में देखा था। वो एक दिन घर आए, कमला देवी से मिले, मुझसे मिले। भाभी, सुना है आपका केस चल रहा है? हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। आगरा में मेरी अच्छी जान पहचान है, कोर्ट में, प्रशासन में। मैंने ध्यान से देखा उन्हें। क्यों मदद करना चाहते हैं? वो मुस्कुराए। राकेश भाई अच्छे इंसान थे। उनके परिवार पर अन्याय हो रहा है। मुझे कुछ खटका। शुक्रिया, अभी जरूरत नहीं। वो थोड़े निराश दिखे, चले गए। बाद में अम्मा से बात की। अम्मा ने कहा, उर्वशी, अकेली औरत को देखकर लोग तरह तरह के इरादे लेकर आते हैं, संभल कर रहना। अम्मा सही थी। मैंने अमित सिंह से दूरी बनाए रखी। इस बीच कोर्ट की दूसरी सुनवाई हुई। कमला देवी की तरफ से एक चौंकाने वाला दावा किया गया। उनके वकील ने कहा, रिनाउंसमेंट डीड पूरी तरह वैध है। याचिकाकर्ता ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। इसके अलावा हम ये भी प्रस्तुत करते हैं कि राकेश सिंह की मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी मां कमला देवी के नाम एक नई वसीयत लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मां को दी है। नई वसीयत? मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। श्रीकांत जी ने झट से कहा, वो वसीयत पेश की जाए। सामने से वकील ने एक कागज दिया। श्रीकांत जी ने देखा, फिर मुझे दिखाया। राकेश की हस्तलिपि जैसी दिखती थी। तारीख थी राकेश के जाने से 2 हफ्ते पहले की। पर मुझे यकीन नहीं था। बाहर आकर श्रीकांत जी ने कहा, ये जाली हो सकती है। हम हस्तलेखन विशेषज्ञ से जांच करवाएंगे। अदालत भी करवाएगी। क्या ये हो सकता है? क्या ये इतना नीचे गिर सकती हैं? श्रीकांत जी ने एक लंबी सांस ली। उर्वशी जी, संपत्ति के मामले में लोग बहुत नीचे गिरते हैं, बहुत नीचे। उस रात मैं बहुत देर तक राकेश की तस्वीर को देखती रही। राकेश, तुमने ये वसीयत लिखी थी? सच में? अपनी मां के नाम? अपने बच्चों को कुछ नहीं? मुझे विश्वास नहीं था। पर अगर कोर्ट ने मान लिया तो? उन दिनों मेरा एक और सहारा था, रमेश भैया की पत्नी मीना भाभी। वो मेरे घर आती थीं, मेरी बात सुनती थीं। उनके 2 बच्चे थे, आयुष और अनन्या के हम उम्र। वो बच्चे आते तो घर में थोड़ी रौनक होती। एक शाम मीना भाभी ने कहा, उर्वशी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम थकती नहीं? इतना सब झेल कर? थकती हूं। तो फिर बच्चों को देखती हूं और उठ जाती हूं। मीना भाभी की आंखें भर आईं। तू बहुत मजबूत है यार। मजबूती जरूरत से आती है भाभी। मेरे पास चुनाव नहीं है। प्यारे श्रोताओं, ये वो वक्त था जब मैंने महसूस किया कि जिंदगी आपको तोड़ती नहीं, वो आपको परखती है। हर रोज एक नई परीक्षा थी। कभी घर का माहौल, कभी बच्चों का दर्द, कभी कोर्ट की पेचीदगियां, कभी समाज की बातें। पर मैं खड़ी थी, हिलती थी, पर गिरती नहीं थी। उसी दौरान एक दिन हरिप्रसाद जी दुकान से मुझे मिलने आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। भाभी जी, एक बात बताने आया हूं। सुरेश बाबू ने कल एक आदमी से बात की। तब पास में था, मुझे लगा नहीं सुन रहे होंगे। क्या बात हुई? उस आदमी ने कहा, बहू को डराओ। रात को कोई घटना हो जाए तो वो खुद भाग जाएगी। ठंडी सांस मेरे बदन में उतर गई। डराओ? मतलब? मुझे नहीं पता भाभी जी, पर मुझे डर लगा, इसलिए बताने आया। उस रात मैंने आयुष को बताया। उसने कहा, माँ, हम पुलिस में शिकायत करें? किस आधार पर? कोई घटना हुई नहीं। तो क्या करें, मैंने सोचा। फिर श्रीकांत जी को फोन किया। उन्होंने कहा, एक काम करिए, अपने मायके के किसी मर्द को यहाँ बुलाइए, कुछ दिन के लिए। मेरा एक भाई था, सोनू। छोटा था पर हिम्मत वाला। सोनू आया। घर में उसकी मौजूदगी से माहौल थोड़ा बदला। कमला देवी ने उसे देखा, कुछ नहीं बोली। पर उस रात कोई घटना नहीं हुई, न अगली रात। धमकी? बस धमकी ही थी, डराने की कोशिश। मैं नहीं डरी। लेकिन एक काम हुआ जो मुझे तोड़ने के बहुत करीब ले गया।
आयुष की परीक्षाएं थीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा, बहुत जरूरी। मैं चाहती थी कि घर का ये माहौल उस पर असर न डाले, पर एक दिन प्रिंसिपल का फोन आया। उर्वशी जी, आयुष की स्कूल फीस बकाया है, 3 महीने की। क्या? पर राकेश जी हमेशा साल भर की फीस एक साथ देते थे। हाँ, पर इस साल नहीं आई, और कोई और भी। आपके पति के भाई थे शायद। उन्होंने आकर कहा कि बच्चे का खर्च अब परिवार नहीं उठाएगा। सुरेश सुरेश ने स्कूल जाकर ये कह दिया था। मेरे बेटे की फीस रोक दी, बोर्ड परीक्षा से पहले। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मैं कल आकर जमा कर दूंगी। फोन रखा। मेरे पास पैसे थे, थोड़े। गहने बचे थे, कुछ। पर ये सब कितने दिन चलता? उस रात पहली बार मैंने सच में हिम्मत टूटते महसूस की। बाथरूम में जाकर रोई, जोर से, दीवार से सिर टिकाकर। राकेश को याद किया। उनसे पूछा, तुम क्यों चले गए? अब मैं क्या करूं? कोई जवाब नहीं, बस अपनी ही सांसों की आवाज। फिर बाहर आई। आयुष सो रहा था। मैंने उसका सोया हुआ चेहरा देखा, निर्दोष, मेहनती, बाप जैसा। नहीं, नहीं टूटूंगी। अगले दिन सुबह मैंने अपने गले का हार उतारा। शादी का हार, मंगलसूत्र नहीं, एक सोने का हार जो बाबूजी ने दिया था। सुनार के पास गई, बेच दिया। उन पैसों से आयुष की फीस जमा की, और अनन्या की फीस के लिए मीना भाभी ने उधार दिया, बिना मांगे। वापस कर देना जब हो सके, कोई जल्दी नहीं। उस दिन मैंने जाना, असली रिश्ते खून के नहीं होते, दिल के होते हैं। इस बीच कोर्ट में एक अहम मोड़ आया। हस्तलेखन विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट दी। कमला देवी की तरफ से पेश की गई नई वसीयत जाली थी। विशेषज्ञ ने साफ कहा, हस्ताक्षर और लिखाई राकेश सिंह की नहीं है। श्रीकांत जी ने जब ये सुनाया तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार राहत के। मैं जानती थी राकेश ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं जानती थी। कोर्ट ने नोट किया। कमला देवी के वकील का चेहरा उतर गया। अब केस हमारे पक्ष में झुक रहा था। पर तभी एक नया झटका लगा। कमला देवी के वकील ने एक नई दलील दी। उर्वशी देवी ने अपनी मर्जी से रिनाउंसमेंट डीड पर दस्तखत किए। इसके 2 गवाह हैं। गवाह? 2 गवाह? मैं चौंकी। कौन थे ये गवाह? नाम सामने आए। पड़ोस के 2 लोग। एक बुजुर्ग दंपत्ति, शर्मा जी और उनकी पत्नी, जो हमेशा कमला देवी के घर आते जाते थे, जिनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, जो शायद जाने अनजाने उस दिन वहां मौजूद थे। अगली सुनवाई में श्रीकांत जी ने उनसे सवाल किया, आप वहां थे जब उर्वशी जी ने दस्तखत किए? हाँ। क्या उन्होंने कागज पढ़ा था? शर्मा जी हिचकिचाए। क्या उन्हें बताया गया था कि कागज में क्या लिखा है? और लंबी चुप्पी। जवाब दीजिए। शर्मा जी की पत्नी ने एक पल पति को देखा, फिर धीरे से कहा, नहीं, उन्हें नहीं बताया गया था। शर्मा जी ने पत्नी को देखा। उर्वशी बेटी रो रही थी। कमला देवी ने बस कहा, दस्तखत करो। बेटी ने किए। कागज क्या था, किसी ने नहीं बताया। अदालत में सन्नाटा। मेरी आंखें भर आईं। शर्मा आंटी ने इतने दिनों बाद सच बोला था। जानती थी, पर डरती थी। आज डर से बड़ा ज़मीर था। श्रीकांत जी ने मुझे बाहर आकर कहा, उर्वशी जी, केस का पलड़ा आपकी तरफ है, पर अभी और सुनवाइयां होंगी, धैर्य रखिए। धैर्य, बस यही एक चीज बची थी मेरे पास। पर घर में उस दिन एक और बात हुई। कमला देवी कोर्ट से लौटी। वो थकी हुई लग रही थी। कमरे में गईं। रात को जब मैं रसोई में थी, वो आईं। पहली बार कई हफ्तों में उन्होंने मुझसे बात की। बहू? मैं पलटी। उनका चेहरा अलग था। वो कड़ापन, वो धार थोड़ी कम थी। माँ जी? वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, तुम जानती हो, राकेश मेरी आंखों का तारा था। उसके जाने के बाद मुझे लगा, अब सब बिखर जाएगा। सुरेश का क्या होगा? उसकी शादी नहीं हुई, जमीन जायदाद बाहर चली जाएगी। मैं सुन रही थी। मुझे डर था। डर से इंसान गलत काम करता है माँ जी, ये आप जानती हैं। वो चुप हो गई।
आयुष और अनन्या आपके पोते पोती हैं। उनका हक छीनकर आपको क्या मिलेगा? कमला देवी की आंखें गीली हुईं। पहली बार मैंने उनकी आंखों में पानी देखा। वो कुछ बोली नहीं, मुड़कर चली गईं। उस रात मुझे नींद आई, हफ्तों बाद। पर जो होने वाला था वो इससे भी बड़ा था। अगले दिन सुबह कमला देवी के कमरे का दरवाजा बंद था। बाई ने नाश्ता ले जाकर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। हम सबने मिलकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मुझे अकेला छोड़ दो। पर आवाज कमजोर थी, बहुत कमजोर। दरवाजा तोड़ा, अंदर गए। कमला देवी बिस्तर पर थी, सांसें उखड़ी हुईं। एम्बुलेंस बुलाई। कमला देवी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, तनाव के कारण। अभी स्थिर है, पर कुछ दिन यहीं रहना होगा। सुरेश अस्पताल पहुंचे, मुझे देखा। तुम यहां क्यों हो? क्योंकि वो मेरी सास हैं। सुरेश के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैं रात भर अस्पताल में रही। आयुष भी रहा। अनन्या को घर भेजा। वो छोटी थी। रात के 2 बजे कमला देवी की आंखें खुली। मैं उनके पास बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा। तुम यहां हो? हाँ माँ जी। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मुझे पानी चाहिए। मैंने पानी दिया। उन्होंने पिया, आंखें बंद कर ली। बहू, मैंने गलत किया। आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे दोबारा सुनना पड़ा। माँ जी, मैंने गलत किया। थोड़ी तेज आवाज, पर कांपती हुई। सुरेश के लिए मैं इतनी अंधी हो गई कि राकेश के बच्चों के साथ अन्याय किया। मेरा गला भर आया। माँ जी, अभी बात मत करिए, आराम करिए। नहीं, कहना है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, कांपती हुईं। राकेश जाते वक्त मुझसे मिला था। उसने कहा था, माँ, उर्वशी और बच्चों का ख्याल रखना। मैंने वादा किया था। उनकी आवाज टूटी। मैंने अपने बेटे से किया वादा तोड़ा। पहली बार उस रात मैंने कमला देवी को रोते देखा। वो रो रही थी, असली आंसू। वो कड़ी धारदार औरत जो कभी नहीं पिघली थी, आज टूट रही थी। मैं भी रोई। हम दोनों रोए। सास और बहू, 2 औरतें, एक घर, एक आदमी जो दोनों को प्यारा था और जो नहीं रहा। उस रात मुझे एहसास हुआ कि कमला देवी भी उसी तरह टूटी थीं जैसे मैं। बस उनका टूटना अलग दिशा में गया था, डर में, लालच में, संकीर्णता में। पर इसका मतलब ये नहीं था कि जो हुआ वो सही था। 3 दिन बाद कमला देवी घर आईं। उसी दिन शाम को सुरेश भी आए। बैठक में हम सब बैठे, कमला देवी, सुरेश, मैं, आयुष। अनन्या को मैंने कमरे में भेज दिया। वो अभी छोटी थी इन बातों के लिए। कमला देवी ने सुरेश को देखा, फिर मुझे। सुरेश बेटा, जो हुआ वो ठीक नहीं था। सुरेश का चेहरा सख्त था। माँ, तुम ठीक नहीं हो, आराम करो। मैं ठीक हूं, और ये बात करनी है मुझे। कमला देवी की आवाज में वो पुरानी दृढ़ता थी, पर अब उसमें पछतावा भी था। उर्वशी और बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत था। राकेश की संपत्ति पर उनका हक है। सुरेश खड़े हो गए। माँ, बैठो। वो बैठ गए। माँ की आवाज में वो ताकत थी जो टाली नहीं जा सकती थी। मैंने वकील से बात की है, हम केस वापस लेंगे। मेरी सांस रुकी। और जो संपत्ति का बंटवारा होगा वो कानून के मुताबिक होगा। उर्वशी को और बच्चों को उनका हिस्सा मिलेगा। सुरेश का चेहरा लाल हो गया। माँ, तुम क्या कर रही हो? वो कागज, वो कागज जो मैंने बहू से धोखे से साइन करवाया, उसे मैं खुद वापस लेती हूं। कमरे में सन्नाटा था। सुरेश ने मुझे देखा। उनकी आंखों में नफरत थी, पर माँ के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो उठे, बिना कुछ बोले बाहर चले गए। आयुष ने मेरा हाथ थामा। मैंने कमला देवी को देखा। माँ जी, शुक्रिया। उन्होंने आंखें फेर ली। शायद शर्म थी, शायद राहत, शायद दोनों। राकेश से वादा निभाना था, बस इतना कहा।
अगले हफ्ते श्रीकांत जी को बुलाया। कमला देवी सामने बैठी। उन्होंने बयान दिया, लिखित में, कि रिनाउंसमेंट डीड उनकी गलती थी और वो उसे चुनौती नहीं देंगी। श्रीकांत जी की आंखों में हैरानी थी। शायद उन्होंने ऐसा पहले नहीं देखा था। उर्वशी जी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोर्ट में ये बयान बहुत मजबूत होगा। पर जो आसान लग रहा था, वो आसान नहीं था। सुरेश ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अलग से अपने नाम पर एक याचिका दायर की। कहा कि दुकान उनके नाम हो चुकी है, वो वैध ट्रांसफर था, दुकान वो नहीं छोड़ेंगे। और घर के एक हिस्से पर, जो कमला देवी के नाम था, उनका दावा था कि मां ने उन्हें पहले ही दे दिया है। तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक मोर्चा कम हुआ था, दूसरा मोर्चा अभी भी खुला था। उन दिनों मेरी जिंदगी में एक नई बात हुई। मेरी बेटी अनन्या, जो 14 साल की थी और अब तक घर के माहौल में सहमी सहमी रहती थी, एक दिन मेरे पास आई। माँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या? मुझे पढ़ना है। पूरा मन लगाकर। आप लड़ रही हैं, मैं भी लड़ूंगी, अपनी पढ़ाई से। उस दिन मेरी बेटी बड़ी हो गई। अनन्या ने उस साल परीक्षा में पूरी कक्षा में पहला स्थान हासिल किया और आयुष ने बोर्ड परीक्षा में 85% अंक लाए। उन दोनों की सफलता मेरे लिए किसी कोर्ट की जीत से कम नहीं थी, पर कोर्ट की लड़ाई जारी थी। सुरेश का केस अब अलग मोड़ ले रहा था। उनके वकील ने दलील दी कि दुकान का ट्रांसफर पूरी तरह वैध था। सभी कागजात सही थे। हरिप्रसाद जी ने खुद दस्तखत किए थे। हरिप्रसाद जी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। वो बुरे आदमी, 20 साल राकेश के साथ काम किया, वफादार, ईमानदार। पर जब वो कोर्ट में आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था। हरिप्रसाद जी, आपने दुकान ट्रांसफर के कागजात पर दस्तखत किए थे? हाँ। आपको पता था कि दुकान सुरेश सिंह के नाम हो रही है? लंबा रुकाओ। हरिप्रसाद जी, मुझे मुझे पूरी तरह नहीं बताया गया था। क्या बताया गया था? कहा गया था, बस एक आंतरिक कागज है परिवार का। मैंने सोचा सोचा कि शायद टैक्स या कुछ ऐसा होगा। श्रीकांत जी ने आगे बढ़कर पूछा, यानी आपको भी धोखे में रखा गया? हरिप्रसाद जी की आंखें भर आईं। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पहले ही बोलना चाहिए था। राकेश बाबू का नमक खाया है मैंने। उनकी पत्नी और बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक और गवाह हमारी तरफ। सुरेश के वकील का चेहरा देखने लायक था, पर सुरेश खुद, वो बैठे थे पत्थर की तरह, न हिले न डुले। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो मैं आज तक नहीं भूली, अपमान और हार का मिश्रण। उस दिन कोर्ट से निकलते वक्त सुरेश मेरे पास आए। लोग थे आसपास। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, अगर मां ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अकेला पड़ गया। मैंने उन्हें देखा। सुरेश जी, आप अकेले नहीं पड़े, आपने खुद को अकेला किया। जो बीज बोए वो काट रहे हैं। वो कुछ नहीं बोले। और अगर आप चाहते हैं कि इस परिवार में कुछ बचे, तो अभी भी वक्त है। बच्चों के चाचा बनो, केस वापस लो। उन्होंने मुझे एक लंबी नजर से देखा, फिर चले गए। उस रात मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोचेंगे। अगले 2 महीने और मुश्किल थे। सुरेश ने केस वापस नहीं लिया। कोर्ट की तारीखें आती रहीं, गवाहियां होती रहीं, कागजात जमा होते रहे। मेरी जिंदगी एक अजीब लय में चल रही थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, दिन में कभी कभी कोर्ट, शाम को घर का काम, रात को बच्चों के साथ। कमला देवी अब बदली हुई थी। वो मुझसे बात करती थी, कभी कभी बच्चों के साथ बैठती थी। पर एक अजीब सी दूरी थी, अपराध बोध की दूरी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। बहू, तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वो सवाल, इतना सीधा, इतना नंगा, मैंने सोचा नहीं था। मैं कुछ देर चुप रही। माफी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने मेरे बच्चों का घर छीनने की कोशिश की थी, मेरे पति की मौत का फायदा उठाया था, मुझे रोते हुए उस कागज पर दस्तखत करवाए थे। पर साथ ही वो एक माँ थी,
एक अकेली बूढ़ी औरत जो डरी हुई थी, जो गलत हो गई। माँ जी, माफी देना आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी। उनकी आंखें भर आईं। बस इतना काफी है। उस शाम अनन्या दादी के पास गई, उनके पास बैठ गई। कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने दरवाजे से देखा। राकेश, काश तुम देख पाते। पर सुरेश अभी भी अड़े थे। और एक दिन एक ऐसी बात हुई जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन मैं घर पर थी। दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान औरत थी, 30-32 साल की, साड़ी में, घबराई हुई। उसके साथ एक बच्चा था, कोई 7-8 साल का लड़का। आप उर्वशी जी हैं? हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। उसने इधर उधर देखा। अंदर आ सकती हूँ? मैंने उसे अंदर बुलाया, चाय बनाई, वो बैठी। बच्चा उसकी गोद में था। मेरा नाम प्रिया है। मैं सुरेश जी को जानती हूँ। मेरा दिल अटका। कैसे जानती है? प्रिया ने एक लंबी सांस ली। 5 साल पहले सुरेश जी ने मुझसे शादी का वादा किया था। मैं उनके साथ थी। ये बच्चा, उसने बच्चे की तरफ देखा। ये उनका बेटा है। कमरे में सन्नाटा। सुरेश जी का बेटा? हाँ, पर जब मैंने बच्चे की बात बताई तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि उन्हें नहीं पता ये किसका बच्चा है। माताजी ने भी मुझे भगा दिया। मेरा दिमाग घूम रहा था। आप मेरे पास क्यों आई हैं? प्रिया की आंखें भर आईं। सुनी थी आपकी लड़ाई के बारे में। सोचा शायद आप समझेंगी। इस बच्चे का कोई हक नहीं है क्या इसके पिता की संपत्ति पर? प्यारे श्रोताओं, उस दिन मेरे सामने एक बहुत कठिन सवाल था। एक तरफ एक औरत थी जो मेरी तरह ठगी गई थी। एक बच्चा था जिसका कोई नहीं था। दूसरी तरफ, अगर मैं इस बच्चे के लिए आवाज उठाऊं तो केस और उलझ जाएगा। मेरे अपने बच्चों का क्या? मैं क्या करती एक माँ की जगह जो खुद एक बेसहारा बच्चे की माँ थी। मैंने प्रिया का हाथ थामा। तुम श्रीकांत जी के पास जाओ, मेरा नाम लो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। पर आपको नुकसान तो नहीं होगा? जो सही है वो सही है। अगर उस बच्चे का हक है तो उसे मिलना चाहिए। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसका बच्चा, वो मासूम बच्चा, मुझे देख रहा था। उसकी आंखें राकेश जैसी नहीं थीं, पर उसमें वही मासूमियत थी जो आयुष में बचपन में थी। एक बच्चा बेगुनाह होता है, हमेशा। प्रिया चली गई। मैं देर तक बैठी रही। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी। ये उन सब औरतों की लड़ाई थी जिन्हें चुप रहना सिखाया गया, जिन्हें कहा गया दस्तखत करो, सवाल मत करो। मैं लड़ रही थी तो सबके लिए लड़ रही थी। उसी शाम एक और बात हुई जिसने इस पूरी कहानी में एक नया रंग भर दिया। कमला देवी ने मुझे बुलाया। बहू, प्रिया आई थी। मैं चौंकी। आपको पता है? पड़ोस की बाई ने देखा, बताया। कमला देवी का चेहरा भारी था। वो लड़की और वो बच्चा, मुझे पता था। क्या? मुझे पता था सुरेश का उसके साथ चक्कर था। मैंने ही भगाया था उसे। सोचा था बाद में कोई अच्छी घर की लड़की से शादी करवाऊंगी। मेरी सांसें रुकी। उस बच्चे के बारे में भी मुझे पता था। माँ जी, मैं बहुत गलत हूँ बहू। उनकी आवाज कांप रही थी। बहुत गलत। मैंने एक बच्चे को भी उसके हक से वंचित किया। कमला देवी उस रात बहुत रोईं और उनके रोने में, उस पछतावे में मुझे एक माँ दिखी, एक इंसान दिखा जो गलत हुआ पर जो अंदर से टूट भी गया था। अगले दिन सुबह कमला देवी ने सुरेश को फोन किया। बेटा घर आ, बात करनी है। सुरेश आए। माँ और बेटे के बीच जो बात हुई वो मैंने नहीं सुनी, पर जब सुरेश निकले तो उनका चेहरा अलग था। ना गुस्सा, ना अकड़, बस थके हुए। उन्होंने मुझे देखा। भाभी? हाँ, केस वापस ले लूंगा। मेरी सांस अटकी। सच? हाँ। उन्होंने निगाहें झुकाईं। माँ ने बहुत कुछ कहा और मुझे पता है कि मैंने गलत किया। भाई की पत्नी और बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं क्या कहती?
सुरेश जी, अभी भी देर नहीं हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल थीं। प्रिया और बच्चे के बारे में। मुझे माफ करना भाभी, वो मेरी गलती थी। उस बच्चे का कोई दोष नहीं। उस दिन, उस एक पल में, सुरेश वो इंसान दिखे जो शायद वो हो सकते थे, अगर लालच और माँ की अंधी ममता ने उन्हें इतना अंधा ना किया होता। अगले हफ्ते श्रीकांत जी के दफ्तर में एक बैठक हुई। कमला देवी, सुरेश, मैं, श्रीकांत जी। सुरेश ने कोर्ट में केस वापस लेने की बात कही। संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक होगा। राकेश की संपत्ति, घर, दुकान, जमीन का हिसाब लगाया गया। कानून के मुताबिक राकेश की पत्नी यानी मैं और दोनों बच्चे, हम तीनों बराबर के हकदार थे। मुझे 1/3, आयुष को 1/3, अनन्या को 1/3। दुकान, तीनों के नाम बराबर। घर, जहां हम रहते थे, वो मेरे और बच्चों के नाम। कमला देवी के नाम जो संपत्ति थी वो उनकी रही। उसमें से वो सुरेश को जो चाहे दे। प्रिया के बच्चे के लिए सुरेश ने खुद एक अलग प्रबंध किया, एक ट्रस्ट बनाया उस बच्चे की पढ़ाई के लिए। ये सब होने में 1 महीना लगा। उस दिन जब आखिरी कागजात पर दस्तखत हुए तो मेरे हाथ कांपे, पर इस बार अलग कारण से। इस बार ये मेरी हार के दस्तखत नहीं थे। इस बार ये मेरे बच्चों की जीत के दस्तखत थे। कागजात पर दस्तखत होने के बाद जब मैं श्रीकांत जी के दफ्तर से निकली तो बाहर की धूप अलग लग रही थी। वही धूप जो हर रोज थी, वही आगरा की गर्मी, वही सड़क। पर मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। राकेश, हो गया, मन में बोला। शब्द थे नहीं, पर आंसू थे। घर पहुंची। आयुष और अनन्या इंतजार कर रहे थे। माँ, क्या हुआ? आयुष ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों को गले लगा लिया। तीनों देर तक खड़े रहे। कमला देवी कमरे की चौखट पर खड़ी थी। उन्होंने हमें देखा, मुड़ गईं। उस रात पहली बार बहुत दिनों के बाद घर में खाना एक साथ बना। मैंने बनाया। कमला देवी ने मदद की, बिना कहे, चुपचाप। हमने साथ खाया। सुरेश नहीं थे, पर उनकी गैर मौजूदगी उतनी भारी नहीं थी। अनन्या ने दादी को पानी दिया। कमला देवी ने उसका हाथ थामा। बहुत बड़ी हो जा बेटा, डॉक्टर बन। अनन्या मुस्कुराई। उस रात जो माहौल था वो शब्दों में नहीं आता। एक थकान थी, एक राहत थी, एक अजीब सी खालीपन भी था, जो लड़ाई के बाद आती है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है और पता चलता है कि जो खोया वो वापस नहीं आएगा। राकेश वापस नहीं आएंगे। घर मिला, हक मिला, पर वो नहीं मिले। और उस खालीपन के साथ जीना, वो एक अलग ही लड़ाई थी। अगले कुछ हफ्तों में दुकान की व्यवस्था शुरू हुई। तीनों के नाम बराबर थी, मैं, आयुष, अनन्या। पर दुकान चलाने की जिम्मेदारी किसकी? आयुष 17 साल का था, पढ़ाई कर रहा था। मैंने जिंदगी में कभी दुकान नहीं चलाई थी। घर में रही, घर संभाला। श्रीकांत जी ने सुझाव दिया, हरि प्रसाद जी पर भरोसा करिए, वो पुराने और वफादार हैं। उन्हें मैनेजर बना दीजिए, हर महीने हिसाब लीजिए। मैंने किया। हरि प्रसाद जी आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। भाभी जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, जबकि मैंने एक बार गलती की। आपने सच बोला जब जरूरत थी, वो ज्यादा मायने रखता है। दुकान फिर से चलने लगी। सिंह क्लॉथ हाउस। राकेश का नाम, राकेश का काम। पहले महीने का हिसाब जब हरिप्रसाद जी लाए तो मैंने देखा, ठीक ठाक था। ज्यादा नहीं, पर बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च निकल सकता था। बस इतना काफी था। उस दौरान एक दिन सुरेश आए, अकेले, बिना किसी के। मैंने दरवाजा खोला। भाभी, आ सकता हूं? हाँ। वो अंदर आए, बैठे, चाय मांगी, मैंने बनाई। कुछ देर चुप्पी रही। भाभी, मुझे नौकरी मिली है। आगरा छोड़कर जा रहा हूं, दिल्ली। ठीक है, माँ यहीं रहेंगी, आपके साथ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आप उनका ख्याल रखेंगी?
ये सवाल इस इंसान की तरफ से जिसने कुछ महीने पहले मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी। वो मेरी सास हैं, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सुरेश की आंखें गीली हो गई। भाभी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया वो गलत था। आपके साथ, बच्चों के साथ। मैंने उन्हें देखा। माफी, फिर माफी। सुरेश जी, माफी शब्दों से नहीं मिलती, वक्त से मिलती है। आने वाले वक्त में अगर आप सही रहे तो मिल जाएगी। वो कुछ नहीं बोले, जाते जाते रुके। भाभी, एक बात और। प्रिया और बच्चे के लिए मैंने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें हर महीने पैसे जमा होंगे। बच्चे की पढ़ाई और प्रिया का खर्च चलेगा। मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, माँ ने मना किया है और मेरी भी हिम्मत नहीं है। पर इस बच्चे को भूखा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। एक तरफ राहत कि उस बच्चे को कुछ मिलेगा, दूसरी तरफ दुख कि प्रिया को वो नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार थी। पर ये उनकी जिंदगी थी, मेरी नहीं। सुरेश चले गए। कमला देवी ने बेटे को जाते देखा, खिड़की से मुड़ गईं। उस रात वो बहुत देर तक कमरे में बंद रहीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। माँ जी, खाना? नहीं, थोड़ा खा लीजिए। लंबी चुप्पी। फिर दरवाजा खुला। कमला देवी बाहर आईं, बैठ गईं। मैंने उनके लिए थाली लगाई। उन्होंने खाया, चुपचाप। बीच में बोली, बहू, बुढ़ापे में अकेलापन बहुत तकलीफदेह होता है। आप अकेली नहीं हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भी तुम। माँ जी, आप मेरे पति की माँ हैं, मेरे बच्चों की दादी हैं। ये रिश्ता नहीं बदलता। उनकी आंखें भर आईं। काश मैं पहले समझी होती। काश। ये एक शब्द जो बहुत देर से आता है। उन दिनों जिंदगी धीरे धीरे एक नई लय में आ रही थी। आयुष ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, आगरा से थोड़ी दूर, एक अच्छे कॉलेज में। घर से जाता, घर आता। हरिप्रसाद जी की मदद से दुकान भी समझ रहा था धीरे धीरे। अनन्या की पढ़ाई जारी थी। वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। सुबह उठकर पढ़ती, रात को पढ़ती। मैं उन दोनों को देखती और मन भर आता। राकेश, देख रहे हो? ये तुम्हारे बच्चे हैं। उसी दौर में एक दिन मीना भाभी आईं। उर्वशी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम अब आगे क्या करोगी? मेरा मतलब, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारी अपनी जिंदगी? मैंने हंसी। ये सवाल मैंने खुद से नहीं पूछा अभी तक। पूछो। तुम सिर्फ माँ नहीं हो, एक इंसान भी हो। मीना भाभी की बात मन में घर कर गई। मैं क्या करूं? पढ़ी लिखी थी, 12वीं तक। शादी के बाद पढ़ाई बंद हो गई थी, माँ जी के फरमान से। बहू को कॉलेज नहीं जाना चाहिए। पर अब मेरी मर्जी थी। मैंने सोचा, दुकान चल रही है, हरिप्रसाद जी हैं, मैं भी कुछ करूं। दुकान में जाने लगी। पहले सिर्फ हिसाब किताब देखने, फिर ग्राहकों से मिलने, फिर धीरे धीरे सब समझने लगी। कपड़े का काम, राकेश का काम, मुझे पहले से थोड़ा थोड़ा पता था, सुना था उनसे, देखा था। अब मैं खुद सीखने लगी। हरिप्रसाद जी अच्छे गुरु थे। उन्होंने सब सिखाया, धैर्य से। 3 महीने में दुकान का काम मुझे आने लगा। 6 महीने में मैंने एक फैसला किया। दुकान में महिलाओं के लिए अलग सेक्शन बनाऊंगी। साड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगे। आगरा में शादियां बहुत होती थीं, पर्यटक भी आते थे। हरिप्रसाद जी ने कहा, अच्छा सोचा है भाभी जी। आयुष ने कहा, माँ, आप बिजनेस वुमन बन रही हो। मैं हंसी। पहली बार, बहुत दिनों बाद, मैं खुलकर हंसी। महिलाओं का सेक्शन खुला। शुरुआत छोटी थी, पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। महिलाएं ज्यादा सहज थीं। एक औरत से साड़ी खरीदना। पहले महीने में अच्छा कारोबार हुआ, दूसरे महीने में और अच्छा। कमला देवी एक दिन दुकान आई। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद आईं। उन्होंने सब देखा। महिलाओं का सेक्शन देखा, साड़ियां देखी। ये तुमने किया? हाँ माँ जी। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली,
राकेश को पसंद आता। ये तारीफ थी, कमला देवी की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात थी। प्यारे श्रोताओं, जब मैं उस दुकान में खड़ी होती थी, राकेश की बनाई दुकान में, तो एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे वो वहीं हो कहीं, जैसे उनकी मेहनत की गर्मी अभी भी उन दीवारों में हो। मैं उनकी यादों के साथ जी रही थी और आगे भी बढ़ रही थी। यही तो जिंदगी है। उसी दौर में एक और बात हुई जो मैं बताना चाहती हूँ। एक दिन अनन्या मेरे पास आई। माँ, मुझे कुछ बताना है। बताओ। मेडिकल की कोचिंग में एक लड़का है। वो मुझसे बात करता है, अच्छा लगता है। मैं एक पल के लिए रुकी। मेरी बेटी, 16 साल की, पहली बार किसी लड़के की बात। क्या नाम है उसका? आदित्य। आगरा का ही है, अच्छे परिवार से है। पढ़ाई में कैसा है? बहुत अच्छा, नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने उसे देखा। अनन्या, अभी पढ़ाई का वक्त है। दोस्ती हो कोई बात नहीं, पर पहले डॉक्टर बनो। हाँ माँ, वो मुस्कुराई। और मुझसे छुपाना नहीं, जो भी हो बताना। उसने मेरे गले लग गई। माँ, आप बेस्ट हो। उस पल मुझे लगा, एक माँ की सबसे बड़ी सफलता ये है कि बच्चा उससे सब कह सके। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। मैंने अपनी बेटी को यही देना चाहा। कमला देवी के साथ भी धीरे धीरे रिश्ता बदल रहा था। वो अब घर में बैठकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करती, अनन्या को हिंदी के श्लोक सिखाते, आयुष को पुरानी कहानियां सुनाते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बहू, तुम जानती हो, मैंने जिंदगी भर सोचा कि संपत्ति ही सब कुछ है, पर अब देखती हूं, ये बच्चे, तुम्हारा साथ, ये असली संपत्ति है। देर से सही, समझ आया तो? वो हंसी। हाँ, कमला देवी हंसी। पहली बार मैंने उन्हें खुलकर हंसते देखा। उस हंसी में एक राहत थी, एक बोझ उतरने की हल्कापन। उसी साल की दिवाली याद है मुझे। पहली बार, बहुत सालों बाद, घर में रौनक थी। मैंने दिए जलाए, अनन्या ने रंगोली बनाई, आयुष ने पटाखे लाए। कमला देवी दरवाजे पर दिया रखते हुए बोली, राकेश को याद है ना? वो दिवाली पर सबसे पहले उठता था, सारे दिए खुद जलाता था। हाँ माँ जी, मुझे याद है। वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम दोनों एक पल चुप रहे। फिर अनन्या दौड़ती हुई आई। माँ, दादी, रंगोली देखो! और उस चुप्पी में रंग भर गए। उस दिवाली में एक और बात हुई। सुरेश का फोन आया, दिल्ली से। माँ को दीपावली की बधाई देना। कमला देवी ने फोन पकड़ा। बेटा? माँ। माँ बेटे की बात हुई, लंबी। मैं कमरे से बाहर आ गई, पर जब कमला देवी फोन रखकर आईं, उनकी आंखें गीली थी, पर चेहरे पर मुस्कान भी थी। सुरेश ने कहा, अगले महीने आएगा तुम सबसे मिलने। अच्छा? और कहा, भाभी को बोलना उसे माफ कर दें। मैंने एक पल सोचा। माँ जी, बोल दीजिए, धीरे धीरे। जनवरी में सुरेश आए। अजीब थी वो मुलाकात। वो जो इंसान था जिसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी, वो अब सामने था, पर बदला हुआ। आयुष ने उन्हें देखा, थोड़ा अकड़ा। चाचा? आयुष? अनन्या ने भी देखा। वो बच्ची थी, उसके मन में बरो जैसी दुश्मनी नहीं थी। चाचा, चाय पियोगे? सुरेश की आंखें भर आईं। हाँ बेटा। उस शाम हम सब ने साथ खाना खाया। बातें कम थी, पर माहौल बहुत भारी नहीं था। जाते वक्त सुरेश ने मुझसे कहा, भाभी, मैं हर महीने माँ के लिए पैसे भेजूंगा और आयुष की पढ़ाई में जो भी जरूरत हो बताइएगा। जरूरत नहीं है, पर शुक्रिया। नहीं, ये मेरा फर्ज है। मैंने उनकी बात मानी। रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते, एक दिन में नहीं जुड़ते। धागे की तरह एक एक गांठ लगानी पड़ती है। उस साल के अंत में अनन्या का नतीजा आया। मेडिकल की बोर्ड परीक्षा, राज्य में तीसरा स्थान। तीसरा स्थान! मेरी बेटी, जिस लड़की की दादी ने एक बार कहा था, लड़कियां पराया धन होती हैं, वो लड़की राज्य में तीसरे स्थान पर। मैंने उसे गले लगाया, रोई, हंसी, दोनों एक साथ। कमला देवी ने अनन्या का माथा चूमा। मेरी बच्ची। अनन्या ने दादी को गले लगाया। दादी, आपकी दुआ थी।
कमला देवी फूट फूट कर रोईं। उस दिन, उस एक पल में बहुत कुछ माफ हो गया। शायद सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ। नीट का नतीजा आया। अनन्या को आगरा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। घर के पास। घर से जाएगी, घर आएगी। मेरी डॉक्टर बेटी। उस दिन शाम को मैं बगीचे में बैठी थी। जो बगीचा मैंने सालों पहले लगाया था, उसमें अब फूल थे। गुलाब, चमेली, गेंदे। राकेश को गेंदे पसंद थे। मैंने एक फूल तोड़ा, हाथ में लिया। राकेश, अनन्या डॉक्टर बनेगी। हवा थोड़ी तेज हुई। शायद जवाब था। उन दिनों मुझे एहसास हुआ कि जो लड़ाई मैंने लड़ी थी, वो सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं थी, वो अपनी पहचान की लड़ाई थी। मैं बहू से उर्वशी बनी थी। एक नाम से एक इंसान, एक भूमिका से एक जिंदगी। और ये सफर, ये दर्दनाक, थकाने वाला, आंसुओं भरा सफर, मुझे वो दिया जो शायद आसान जिंदगी में नहीं मिलता। खुद पर भरोसा, कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, कि मैं लड़ सकती हूँ, कि मैं अकेली भी पूरी हूँ। एक दिन श्रीकांत जी मिले, बाजार में। उनके साथ उनकी पत्नी थी। उर्वशी जी, कैसी हैं? बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए। आप बहुत बदल रही हैं। हाँ, बदली हूँ। अच्छे के लिए। हाँ, अच्छे के लिए। श्रीकांत जी की पत्नी ने कहा, आपकी हिम्मत की बात सुनी थी। वाकई आप काबिले तारीफ हैं। मैं हंसी। हिम्मत थी नहीं, बच्चों ने दिलाई। वो सच था। हर बार जब मैं टूटने वाली थी, आयुष का चेहरा आया, अनन्या की आंखें आईं। वो मेरी ताकत थे, वो मेरी वजह थे। उस साल के अंत में एक और बात हुई। दुकान अच्छी चल रही थी। मैंने एक फैसला किया, दुकान का विस्तार करूंगी। एक और कमरा किराए पर लिया। उसमें एक छोटी सी वर्कशॉप, जहां महिलाएं साड़ियों पर काम करें। कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग। आगरा में ये काम था, पर संगठित नहीं था। मैंने 8 महिलाओं को काम दिया, आसपास की बस्तियों से, जो घर पर बैठी थी, जो बहू थी। बस बहू। उन्हें काम दिया, पैसे दिए। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो चमक मेरी थी कभी, और अब मेरे पास वापस आई थी। हरिप्रसाद जी ने एक दिन कहा, भाभी जी, राकेश बाबू को बहुत गर्व होता। मैंने उनकी बात सुनी, आंखें भर आईं। हाँ, शायद होता। 2 साल बीत गए थे। 2 साल, जो एक उम्र जैसे लगे, जिनमें इतना कुछ हुआ कि अगर किसी को सुनाऊं तो शायद यकीन न करे, पर हुआ। मेरे साथ हुआ। इसी घर में, इसी शहर में, इसी जिंदगी में। उस सुबह मैं जल्दी उठी। अंधेरा था अभी, 4 बजे। पर आंख खुल गई, जैसे कोई जगाने आया हो। मैं उठी, मुंह धोया, रसोई में गई, चाय बनाई, 1 कप। बगीचे में गई, वहीं बैठ गई। उसी पत्थर पर जहां राकेश बैठते थे सुबह सुबह। चांद अभी था आसमान में, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा धुंधला। मैंने ऊपर देखा, जिंदगी के बारे में सोचा। जब राकेश थे, कब मैं क्या थी? एक पत्नी, एक माँ, एक बहू। बस। जब राकेश गए, तब क्या हुआ? जो मैं थी, वो भी जाने लगी, धीरे धीरे। पर फिर वापस आई, लड़कर, टूटकर, फिर जुड़कर। आज मैं कौन हूं? उर्वशी। बस, उर्वशी। माँ भी, दुकानदार भी, एक इंसान भी, अपनी पूरी पहचान के साथ। उस सुबह मैंने एक फैसला किया। आज मैं राकेश की कब्र पर जाऊंगी, अकेले। पहले कभी अकेले नहीं गई थी। हमेशा बच्चे साथ होते थे, या कमला देवी। पर आज अकेले। नहा धोकर तैयार हुई, सफेद साड़ी, पर उस पर एक हल्की नीली बॉर्डर। राकेश को पसंद था। कब्रिस्तान पहुंची। सुबह की रोशनी अभी ताजी थी। राकेश की कब्र पर फूल रखे, हाथ जोड़े, और बोली, धीरे से, अकेले में, राकेश, बहुत कुछ हुआ तुम्हारे जाने के बाद। बहुत बुरा हुआ, पर बहुत अच्छा भी हुआ। आयुष बड़ा हो रहा है, तुम जैसा, शांत, मेहनती। अनन्या डॉक्टर बन रही है, जो वो बचपन से चाहती थी। माँ जी बदल रही हैं, या शायद वो हमेशा ऐसी थी, बस डरी हुई थी। सुरेश,
उनका रास्ता उन्हें मिल जाएगा। रुकी, आंखें बंद की, और मैं ठीक हूं। पहली बार सच में ठीक हूं। तुम्हारी याद हमेशा रहेगी, पर तुम्हारी याद अब दर्द नहीं देती, बल्कि ताकत देती है। हवा चली, गेंदे के फूल थोड़े हिले। मैं मुस्कुराई। जाती हूँ, दुकान खोलनी है। वापस आई। उस दिन दुकान पर एक अलग ही रौनक थी। नई साड़ियां आई थीं, बनारस से, लाल, हरी, पीली। वर्कशॉप की महिलाओं ने उन पर काम किया था। हाथ की कढ़ाई, घंटों की मेहनत। एक ग्राहक आई, शादी के लिए साड़ी लेने। नवविवाहिता की माँ थी वो। उसने एक लाल साड़ी उठाई। ये कितने में? मैंने बताया। उसने साड़ी को छुआ। उसकी आंखों में ममता थी। मेरी बेटी की शादी है, पहली बार ससुराल जाएगी। मेरे मन में कुछ हिला। मैंने उस माँ को देखा। अच्छी जगह जाए आपकी बेटी, और जहां जाए वहां खुश रहे। वो माँ मुस्कुराई। आमीन। उसने साड़ी ली, गई। मैं देर तक उसे जाते देखती रही। हर बेटी की माँ यही चाहती है कि उसकी बच्ची खुश रहे। हर बेटी यही चाहती है कि उसे वो मिले जो वो चाहती है। हक, सम्मान, प्यार। काश हर घर में यही होता। उस शाम घर लौटी तो आयुष इंतजार कर रहा था। माँ, एक खबर है। क्या? वो मुस्कुरा रहा था। मुझे एक कंपनी ने इंटर्नशिप दी है, आगरा में ही, 3 महीने, पैसे भी मिलेंगे। मेरा दिल खुशी से भर गया। सच में? हाँ। वो शर्माया। पहली बार खुद कमाऊंगा। मैंने उसे गले लगाया। राकेश की दुकान तो है ही, पर खुद की मेहनत की अलग ही मिठास होती है। आयुष ने मेरे कंधे पर सिर रखा, जैसे बचपन में रखता था। माँ, आपने बहुत कुछ झेला हमारे लिए। तुम दोनों के लिए सब कुछ झेलना आसान था। माँ, पापा को बहुत याद करता हूँ। मैं भी। पर अब जब आपको देखता हूँ, इतना मजबूत, तो लगता है पापा की ताकत आप में आ गई है। मेरे गले में कुछ अटका। नहीं बेटा, ताकत तुमने दी। तुमने और अनन्या ने। रात को खाने पर कमला देवी ने कहा, आयुष, पहली तनख्वाह आए तो मिठाई लाना। जरूर दादी। और एक बार सुरेश को भी बुलाना। हाँ दादी। वो छोटी छोटी बातें, वो रोजमर्रा की बातें, जिनमें कोई नाटक नहीं था, कोई बड़ी घटना नहीं थी, वो सबसे कीमती थी। एक घर जो टूट रहा था, धीरे धीरे जुड़ रहा था। गांठें थी, रहेंगी, पर धागा था। उसी हफ्ते एक और बात हुई। प्रिया, वो औरत जो सुरेश के बच्चे की माँ थी, उसका फोन आया। उर्वशी दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने क्या किया? आपने मुझे श्रीकांत जी के पास भेजा। बच्चे के लिए ट्रस्ट बना। अब उसकी पढ़ाई होगी। प्रिया, वो हक था उस बच्चे का। दीदी, आपने सिखाया, हक मांगा जाता है, चुप रहने से नहीं मिलता। ये बात इस अनजान औरत के मुंह से मेरे दिल को छू गई। प्रिया, तुम ठीक हो? हाँ दीदी, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, बच्चा भी खुश है। बहुत अच्छा। दीदी, आप एक दिन मिलने आइएगा, बच्चा आपको देखना चाहता है। जरूर आऊंगी। फोन रखा। उस बच्चे की बात सोची, जो किसी की गलती का नतीजा था, जो बेगुनाह था, जिसे माँ मिली पर बाप नहीं, पर जिंदगी मिली, और जिंदगी काफी है। उस महीने दुकान में कुछ खास हुआ। एक अखबार की महिला पत्रकार आई। उन्होंने आगरा की व्यापारी महिलाओं पर एक लेख लिख रही थी। उन्होंने मुझसे बात की। मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा, सब नहीं, पर जितना जरूरी था। आपने अकेले ये दुकान कैसे संभाली? अकेले नहीं था। हरि प्रसाद जी थे, बच्चे थे, कुछ अच्छे लोग थे। पर शुरुआत में बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत। क्या आप दूसरी महिलाओं को कोई सलाह देना चाहेंगी? मैंने एक पल सोचा। हाँ, बस इतना। अपने हक के कागजात पढ़कर दस्तखत करो, कभी बिना पढ़े नहीं। चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितने भी आंसू हों। वो पत्रकार रुक गई। ये बात कहाँ से आई? मैं मुस्कुराई। अपने तजुर्बे से। वो लेख छपा 1 हफ्ते बाद। उसमें मेरा नाम था,
उर्वशी सिंह। बहू नहीं, उर्वशी सिंह। कमला देवी ने अखबार पढ़ा, फिर मुझे दिया। बहू, अखबार में नाम है तुम्हारा? हाँ माँ जी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अखबार उन्होंने संभाल कर रखा, एक दराज में। मुझे पता चला बाद में, उस दराज में और क्या था? राकेश की तस्वीर और मेरा अखबार, साथ साथ। उस साल अनन्या का पहला दिन मेडिकल कॉलेज में था। सुबह वो तैयार हो रही थी। सफेद कोट पहना जो उसने खुद खरीदा था अपने पहले इनाम के पैसों से। मैं देख रही थी। कमला देवी भी आ गईं। हम दोनों, सास और बहू, खड़ी थीं। अनन्या ने आईने में खुद को देखा, मुड़ी। कैसी लग रही हूं? कमला देवी ने कहा, डॉक्टर। मैंने कहा, मेरी बेटी। अनन्या की आंखें भर आईं। मां, रोइए मत। मैं नहीं रो रही, आपकी आंखें बता रही हैं। वो खुशी के आंसू हैं। वो गले लगी। मां, आपने जो किया, जो आपने झेला, ताकि हम यहां तक पहुंच सके, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस डॉक्टर बन जाओ, बाकी सब ठीक है। वो कॉलेज गई, मैं दरवाजे पर खड़ी रही, देर तक, जब तक वो मोड़ पर मुड़कर ओझल नहीं हो गई। उस पल, उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी एक तस्वीर बन गई। एक औरत जो बहू थी, जो टूटी, जो लड़ी, जो उठी और जिसकी बेटी आज डॉक्टर की राह पर थी। प्यारे श्रोताओं, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो वो कागज याद आता है, वो रिनाउंसमेंट डीड, जिस पर मैंने रोते हुए बिना पढ़े दस्तखत किए थे। उस कागज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला, कोई भी कागज बिना पढ़े मत साइन करो, चाहे सास कहे, चाहे ससुर कहे, चाहे देवर कहे। जब तक समझ ना आए, कलम मत उठाओ। दूसरा, अपने हक के लिए लड़ना पाप नहीं है, लड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ी तो तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? तीसरा, टूटना कमजोरी नहीं है, टूटकर जोड़ना वो असली ताकत है। चौथा, माफी देना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और माफी से ज्यादा तुम्हारा फायदा होता है, उनका नहीं जिन्हें माफ करती हो। पांचवा, अकेले होना और कमजोर होना ये एक नहीं है, तुम अकेली होकर भी पूरी हो सकती हो। कमला देवी अब बूढ़ी हो रही थी, शरीर कमजोर था, घुटनों में दर्द रहता। मैं उनकी दवाइयां लाती, डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन उन्होंने कहा, बहू, मेरे जाने के बाद। माँ जी, ऐसी बातें मत करिए। नहीं, सुनो। उनकी आवाज शांत थी। मेरे जाने के बाद जो मेरे नाम की संपत्ति है, वो सुरेश और तुम्हारे बच्चों में बराबर बांट देना। मैं चौंकी। माँ जी, मैंने सोचा है, सुरेश को उसका हिस्सा मिलेगा और आयुष, अनन्या को उनका। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मेरी वसीयत बनवाऊंगी, इस बार सही तरीके से, श्रीकांत जी से। मैं कुछ नहीं बोल सकी। और बहू, इस वसीयत पर तुम साथ रहना, गवाह बनना। ये वो कमला देवी थीं, जिन्होंने मुझसे धोखे से कागज साइन करवाए थे। आज वो मुझे गवाह बना रही थीं। जिंदगी अजीब है, इंसान बदलते हैं, देर से सही पर बदलते हैं। श्रीकांत जी आए, वसीयत बनी, सही तरीके से, रजिस्टर्ड। मैं गवाह थी। उस दिन जब वो दफ्तर से निकले तो श्रीकांत जी ने मुझसे कहा, उर्वशी जी, आपकी कहानी अगर किसी को सुनानी हो तो बहुत काम आएगी। काम आएगी? हाँ, बहुत सी औरतें हैं जो उसी जगह हैं जहां आप थीं, जो नहीं जानती कि लड़ा जा सकता है, कि जीता जा सकता है। मैंने सोचा, शायद एक दिन सुनाऊंगी। और आज मैं सुना रही हूं। आप जो सुन रहे हैं, ये मेरी कहानी है, सच्ची। एक एक शब्द उस कागज से शुरू हुई और यहां तक आई। प्यारे श्रोताओं, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आए जब कोई कहे, बस दस्तखत कर दो, फॉर्मेलिटी है, तो रुकिए, पढ़िए, समझिए। आपका हक, आपकी जिंदगी किसी की फॉर्मेलिटी नहीं है। और अगर आपने कभी वो गलती कर दी हो जो मैंने की, तो जान लीजिए, देर नहीं हुई।
कानून है, रास्ता है, लड़ाई है, बस उठना है। उस दिन शाम को मैं घर लौटी तो बगीचे में कमला देवी बैठी थी। धूप थी, हल्की, सुनहरी। वो आंखें बंद किए बैठी थी। मैं उनके पास बैठ गई। कुछ नहीं बोले हम दोनों, बस बैठे रहे। सास और बहू, दो औरतें, एक घर जिसमें बहुत कुछ हुआ था, जिसमें बहुत कुछ टूटा था, जिसमें बहुत कुछ जुड़ा था। हवा में चमेली की खुशबू थी। राकेश को चमेली पसंद थी। कमला देवी ने आंखें खोली, मुझे देखा। बहू, माँ जी, अच्छा किया तुमने कि लड़ी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में, उस बूढ़ी, थकी, बदली हुई औरत की आंखों में एक सच था, एक स्वीकृति। अच्छा किया। मैंने उनका हाथ थामा। वो हाथ जिसने कभी वो कागज मेरी तरफ बढ़ाया था, आज मेरे हाथ में था। हम दोनों उस शाम बैठे रहे, जब तक धूप ढली नहीं, जब तक तारे नहीं निकले, जब तक अनन्या की आवाज नहीं आई, माँ, दादी, खाना। हम उठे, घर के अंदर गए, और वो दरवाजा जो कभी मेरे लिए बंद होने वाला था, मेरे लिए खुला था। अपने ही घर का दरवाजा, अपनी जिंदगी का दरवाजा, खुला, पूरा खुला।